नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। हमारे बीच में हैं कांग्रेस पार्टी की संभागीय प्रवक्ता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवकीनंदन पांडे जी की पुत्रवधू श्रीमती दीप्ति पांडे जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और राजनीतिक सफर को लेकर के तमाम सवाल उनसे पूछते हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। दीप्ति जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के छतरपुर जिले में तीन विधायक थे। इसके बावजूद नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सफलता ज़्यादा हासिल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पिछली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने कुछ फेंक मुद्दों को लेकर के जनता को बरगला करके झूठे फर्जी मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत लिया था, और इस चुनाव में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बस का है नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया से हैं और मीडिया एक चौथा स्तंभ है, अपनी एक गरिमा रखता है। आप पहले तो जानकारी कलेक्ट करिए। इन नगरीय निकाय चुनावों में जहाँ तक मेरा मानना है और पूरे प्रदेश ने देखा है कि जहाँ-जहाँ देखा हमने तो कांग्रेस को बहुमत मिला है, चाहे वो पार्षदों के चुनाव में हो, चाहे सदस्यों के चुनाव में हो, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन दमनकारी नीति, छल, कपट और षड्यंत्र के कारण कांग्रेस वहां नगर सरकार या शहर सरकार बनाने में असफल रही, क्योंकि वर्तमान शासन और सत्ता के कारण लोगों को डर है, भय है, तानाशाही की ये सरकार है। कभी किसी को नोटिस थमा देते हैं, कभी किसी को घर गिराने की धमकी दे देते हैं। तो इन तमाम बातों को जहन में जब व्यक्ति लाता है तो वो सहम जाता है। जहाँ तक आपने छतरपुर की बात करी, तो आपको शायद ये भी पता नहीं है कि छतरपुर में कई होटलों में हमारा पुलिस प्रशासन रात में 12 बजे धमकी देने गया। लोगों को ये बताने गया कि उनके यहाँ शायद अगर वो सत्ता शासन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको नोटिस उपलब्ध हो जाएंगे कल सुबह। वजह ये रही कांग्रेस की सरकार न बनाने में, ना कि जनता ने कांग्रेस को चुना। छतरपुर नगर पालिका की जहां बात करें तो यहाँ 22 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे। कांग्रेस पार्टी के पार्षद और निर्दलीय पार्षद मिलाकर के भी बहुमत में कांग्रेस नहीं आ रही थी। फिर कैसे माना जाए कि आप जो आरोप लगा रही हैं इसको सत्य कैसे माना जाए? देखिए, कहीं-कहीं हुआ भी है, ये संभव भी है। निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का समर्थन किया। छतरपुर में 11 लोग जीत के आए। कहीं एक आध दो जगह अगर हम नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं थे। बीजेपी के लोग भी अंदरूनी सपोर्ट में थे। वो भी घबरा के, नोटिस के डर से बीजेपी में रह रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस भूख, भय और भ्रष्टाचार की सरकार के साथ-साथ इस तानाशाही से मुक्त होना चाहता है। और आपको परिणाम सामने आएँगे कुछ समय बाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही, और जब अभी ये लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो विधानसभा चुनाव में भी दुरुपयोग हो सकता है, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में भी वो वही करेंगे जो उनको करना है, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार-बार बोलो और ज़ोर से बोलो। और केवल विज्ञापन, प्रचार, प्रसार की ये सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री के रूप में ज़्यादा नज़र आते हैं। दमनकारी नीति उनके पास है। महँगाई कोई मुद्दा नहीं बचा। बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं बचा, जीएसटी कोई मुद्दा नहीं बचा। मैं अभी कार्टून देख रही थी, फ़ेसबुक पे देख रही थी, लोग तरह-तरह की कार्टून बना के अपनी बात ज़ाहिर करना चाहते हैं। अभी एक फ़ेसबुक पे चल रहा था, व्हाट्सएप पे जहाँ रेलवे के कर्मचारियों ने टॉयलेट जाने की भी जीएसटी लगाई हुई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जो मोदी सरकार को बिल्कुल फ़ेल करते हैं और जनता आज त्रस्त आ चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को चुनेगी, अपनी उस हितैषी सरकार को चुनेगी जो उन्हें इस आतंक से मुक्ति देंगे। दीप्ति पांडे एक प्रखर वक्ता के रूप में देखी जा रही हैं।
क्या आपका राजनीतिक सफर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे माँ भगवती का आशीर्वाद है और मेरे जो गुरु हैं, आदरणीय परमादरणीय चाचा मेरे पिता तुल्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, उनके मार्गदर्शन से और मुख्यतः अपनी चाची नीलम चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। उसके बाद मेरे पिता पंडित देवकीनंदन पांडे जी का पूरा सहयोग रहा और मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। मैंने चाचा सत्यव्रत जी से बहुत कुछ सीखा और ये कहना चाहिए कि एक एकलव्य की भांति उनको देख के दूर से बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मैंने उसी को अपने जीवन में उनके पद चिन्हों के अनुकरण को ही अपने जीवन का आधार माना और मैं चलती जा रही हूँ। और आज भी मेरा यही प्रयास है कि मेरा जीवन समाज सेवा में उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ गुजरे जैसा मेरे पिता का निकला है। हमने सुना है आप जो है परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर के रूप में काम कर रही हैं। किस प्रकार से महिलाओं को न्याय दिलाती हैं और महिलाओं की मदद करती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे एक लंबा अनुभव रहा मेरा परिवार परामर्श केंद्र में एज़ ए काउंसलर और खुशी मिलती है और एक हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि कर्म ही पूजा है, जिसको करके मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। लोगों के जब घर बसाती हूँ और उनके खिले हुए चेहरे देखती हूँ, कभी-कभी बड़ी विसंगति के बाद जो जब 2 परिवार एक होते हैं, तो लगता है कि जीवन में बहुत कुछ कर लिया। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार शासकीय ऋण योजना चला रही है, जिसके माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार बार बार कह रही कि सीजीटी एसएमई ऋण गारंटी योजना के तहत उस ऋण की गारंटी सरकार लेगी। बावजूद इसके धरातल पर अगर देखा जाए, बैंकें सरकार की इस योजना को मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? देखिए, निश्चित तौर पे मैं फिर वही कहूँगी कि आप लोग पत्रकार साथी हैं। आपसे अच्छा मोदी सरकार को कौन समझ सकता है? मोदी जी ने आज तक जो किया सो क्या कहा, वो किया है क्या? आप इस योजना की बात कर रहे हैं, ऋण की बात कर रहे हैं, आप उज्ज्वला योजना को तो उठा के देखिए ज़रा। उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी का वादा किया था, जो फ्री गैस सिलेंडर का वादा किया था, वो कितनी धरातल पे इम्प्लीमेंट हो पाई? मोदी जी ने जो कहा, वो कभी ना किया है, ना वो कभी करेंगे। उनका सिर्फ़ एक ही तो उद्देश्य क्या है माना जाए, ये उलझाना। सीजीटी एसएमई ऋण गारंटी योजना केवल कागजों तक सीमित है आपकी नजर में? कागज़ों तक और मेरा तो मानना है सिर्फ़ जुमलों तक। ये सिर्फ़ जुमले हैं और मोदी सरकार की एक भी योजना आप ऐसी बता दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ हुआ हो। नहीं, तो गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बैंक ऋण देगी और गारंटी सरकार लेगी। तो इसमें कहाँ जुमला लगता है? बैंक नहीं मान रही हैं अगर तो ये क्या जुमला मतलब? नहीं है, तो आप मुझे बताइए काला धन आज तक वापस आया है क्या? जिस काले धन को लेके पूरा नोटबंदी की बात हुई थी, पूरे दुनिया भर के एटीएम के वो बदल दिए गए, नोटों की मशीनें बदल दी गईं, कितना खर्चा हुआ, तमाम लोग लाइनों में लगे। काला धन वापस आया क्या? अगर काला धन वापस नहीं आया, आपके 15 लाख खाते में नहीं आए, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी नहीं आई, तो ये बैंक और उनका ऋण और हितग्राहियों को लाभ, ये कहाँ से आ जाएगा? अगर ये करने लगे, तो फिर वो अपने मित्रों को क्या देंगे? विजय माल्या जैसे लोग बैंकों का पैसा खा के चले गए, वो कहाँ सक्सेस हो पाएँगे? मोदी जी को देश की जनता से कोई लेना-देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ़ कपड़े बदलना आते हैं, उनको सिर्फ़ जुमले लेना आते हैं और पता नहीं वो क्या-क्या सोचते रहते हैं। पर जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट उन्हें नहीं करना, ये उनका उद्देश्य शुरू से रहता है। अभी एक प्रीतम लोधी जी के बयान पर काफी बवाल चल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक विवादित मामला है और जहाँ तक हम प्रीतम लोधी जी की बात करें, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और काफ़ी अपराध उनके ऊपर पंजीबद्ध रहे। उन्होंने पहले ब्राह्मण समाज के लिए अनर्गल बोला। निश्चित तौर पे ब्राह्मण वो वर्ग रहा है जिसने हमेशा लोगों को दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कहना चाहूँगी, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो राधे माँ हो, कितने भी ऐसे लोग जिन्होंने साधु संत का चोला ओढ़कर अपराध किया, दुष्कृत किया या जो जेल गए, वो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण अलग चीज़ है। ब्राह्मण हर समाज में एक अपवाद होता है। मैंने एक बार और कहा था कि अपराधी सिर्फ़ अपराधी होता है, वो किसी समाज का नहीं होता और बेटी सिर्फ़ बेटी होती है, वो हर समाज की होती है। हर समाज में अपराधी पैदा होता है। तो
ब्राह्मण समाज के लिए पहली बात तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं इसके पूर्णतः विरोध में हूँ। आज देश में हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को भटकाकर ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी किया जा रहा है। बीजेपी के लोग पहले प्रीतम लोधी को निष्कासित करते हैं, फिर उन्हें भड़काते हैं, और मैं मानती हूँ आगामी समय में भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है बंडा की बेटी के लिए। मैं बहुत सहानुभूति रखती हूँ ऐसी हर बेटी के साथ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। लेकिन उस समय भी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब बिल्किस बानो जैसे केस में कोई ओबीसी और कोई चेहरा सामने नहीं आता, निर्भया जैसे कांड में कोई सामने नहीं आता। देश में उस समय जाति का आंकड़ा नहीं सामने आता, उस समय कोई दलगत राजनीति नहीं आती, जब आधी रात में माँ बाप से बिना बताए, परिवार वालों से बिना बताए एक बेटी को जला दिया जाता है। उसकी अंतिम संस्कार की, उसकी पार्थिव शरीर भी उसके परिवार वालों को नहीं सौंपी जाती। यूपी में ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मेरा मानना यही है, सारे लोगों से एक निवेदन है कि वो अगर बेटी को न्याय देना चाहते हैं तो बेटी को न्याय दें, दलगत राजनीति ना करें, जातिगत राजनीति ना करें, जातिवाद का जहर ना घोलें। और बीजेपी का शुद्ध काम यही है, सिर्फ आपस में लड़वाना। वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। अब ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी करवा रहे हैं। तो प्रीतम लोधी जी का भी यही है, अगर वो बेटी के न्याय के लिए आगे आए, सहर्ष है, स्वागत है, वो करें, आगे आए, सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन फिर वो हर उस बेटी के लिए आगे आए जिसके साथ अनाचार हुआ, दुराचार हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।